और जिंदाबाद कहकर बाथरूम में घुस गई। नशे की हालत में भी उसने एक कारामद नुक्ते की निशानदही की थी। इस वक्त तक मेरे पास अव्वल खान का फैक्स नंबर नहीं था। मैंने अगली सुबह उससे फैक्स नंबर लेकर असल कागज उसे फैक्स करने का फैसला कर लिया। इस नामानूस तहरीर के बारे में उसकी राय जानने के बाद मैं अपनी तहरीर उसे भेज सकता था। वीरा बज़ाहिर लिबास बदलने के इरादे से बाथरूम में गई, लेकिन चंद मिनट बाद वो अंदर से बरामद हुई तो उसके सर के बाल गीले थे और शब ख्वाबी का लिबास जिस्म से जा बजा चिपका हुआ था। ये क्या बेहूदगी है। मैं उस पर नजर पड़ते ही कुर्राया, क्या अब तुम्हें यह बारीक लिबास पहनने का करीना भी याद नहीं रहा है? सॉरी डार्लिंग। वो गर्दन झटक कर मुस्कुराई। नशा भगाने के लिए मैंने हल्का सा गौसल कर डाला, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुई। जब हम एक साथ रहते और सोते हैं तो तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर इस तरह नहीं चिढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतनी अजनबी तो नहीं हूं। नहा लेने के बावजूद तुम्हारा नशा नहीं उतरा। आईना देखोगी तो तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी। लानत भेजो आईने पर। वो अपने सर पर तौलिया लपेटते हुए बिस्तर पर आ गई। ये बताओ कि इन कागजों में तुमने क्या पढ़ा है? तुम्हारी महारत साबित हो गई तो आज रात इस कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। वीरा ने मेरा मूड खराब कर दिया था, लेकिन अमेरिका में बस वही थी जिसके साथ मैं अपनी कोई खुशी मना सकता था। मैंने कुछ कहे बगैर ब्रीफकेस खोला और अपने लिखे हुए 8 कागज उसके सामने डाल दिए। वीरा ने बेताबी से वो पलंदा उठा लिया। इब्तदाई सत्र पढ़ते हुए वीरा के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी की अलामात उभर आईं। चंद सानियों बाद उसने पढ़ने का सिलसिला तर्क करके कहा, इन कागजों में ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुमने अपने जहन का सारा उबाल कागज पर मुंतकिल करके रख दिया हो। यह मेरे जहन का उबाल नहीं, इन कागजों की लफ्ज ब लफ्ज तहरीर है। मैंने ब्रीफ केस से सब फाइल निकाल कर उसके सामने डाल दी। चाहो तो तुम दोनों को मिला सकती हो। वीरा ने फाइल खोलकर पहला सफ़ा देखा और फिर मुंह बिगाड़ कर मुझसे बोली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? दोनों में सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुमने किस फार्मूले या तरीके से यह मतलब अखज़ किया है? यह मजाक नहीं, एक दिल खराश हकीकत है। इन कागजों पर सर खपाते रहो, कुछ समझ में आ जाए तो मुझे उठा लेना। यह कहकर मैं बड़े सोफे पर दराज हो गया। इस वक्त वीरा के तेवर खतरनाक और जारहाना नजर आ रहे थे। ऐसे में उसकी दस्तरस में रहते हुए सोने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। वीरा ने मुझे नजरअंदाज करके अपनी सारी तवज्जो फाइल और मेरे लिखे हुए पहले सफ़े पर मरकूज कर दी। जवाब में मैंने अपनी आंखें मूंद ली। काफी देर तक वीरा इन कागजों के मुताले में कोई रही। मुझे हैरत थी कि दोनों तहरीरें सामने होने के बावजूद इनके ताल्लुक को नहीं समझ सकी थी। उसकी तरफ से अदम मुदाखलत का वक्फा बढ़ने पर मेरे ऊपर गनूदगी तारी होने लगी, लेकिन वो गनूदगी नींद में ढलने से पहले मुझे हड़बड़ाकर आंखें खोलनी पड़ गईं, क्योंकि मेरे नतनों पर एक मानूस सी हैवानी महकार हमलावर हो रही थी। आंखें खोलते ही मुझे वीरा नजर आई, जो बिस्तर से उतरकर दबे पांव कालीन पर सोफे से लगकर आ बैठी थी। इसे देखते ही मैंने उछलकर सोफा छोड़ दिया। मैं मान गई, तुम वाकई जीनियस हो। वीरा ने तारीफी लहजे में एतराफ किया। मेरा दावा है कि इस तहरीर को कोई नहीं पढ़ सकेगा। एक खतरनाक दस्तावेज है। इस आग घंटी इसके लिए बुलबुलाने में हक बजानिब है। जानी ने उसे जिंदगी के परवाने से महरूम कर दिया है। इस सालमाना दस्तावेज ने मुझे शश्तर कर दिया है। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि व्हाइट हाउस की सतह पर आलमी जराइम की यूं खुलकर सरपरस्ती की जा रही होगी। अब रात भर इन नकात पर गौर करती रहो, तफसीली बात सुबह होगी। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सिर्फ एक शर्त पर। तुम मसहरी पर लेटोगे? वीरा बोली। अगर तुम तंग न करो तो मैं मसहरी पर ज्यादा आराम से सो सकूंगा। मंजूर है। यह कहकर वो मुस्कुराई तो मुझे शुबा हुआ कि वो मुझसे अयारी कर रही है। मैं एक कमरे में रहकर उससे बहुत ज्यादा अलग थलग नहीं रह सकता था। मेरे मसहरी पर दराज होने के बाद वो भी वहीं आ गई। सरहाने लटकती हुई डोरी खींचकर कमरे को तारीख करते ही वो करवट लेकर बोली, चाहो तो मैं तुम्हारा सर सहला दूं, तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। मासूमाना अंदाज में की गई उस पेशकश को मैं रद्द नहीं कर सका। उसकी गुदाज मखरूती उंगलियां मेरे बालों की जड़ों से खेलने लगी। हमारी अगली सुबह का आगाज काफी ताखिर से हुआ। मेरी नींद टेलीफोन की घंटी के शोर से टूटी, जो मुसलसल बज रही थी। मैं रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ ब्लैक डैड का कोई हबारी था। लम्हा भर होल्ड करो, चार्ली बात करेगा, उसने कहा। और वाकई दूसरे लम्हे ब्लैक डैड लाइन पर मौजूद था। प्रिंसटन से एक सरकारी आदमी कल से गायब है। लाइन पर आते ही ब्लैक डैड ने किसी तमहीद के बगैर अपनी बात शुरू की थी, मगर मैंने उसकी बात दरमियान ही से उचक ली। मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूँ, फोन पर मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ज़हनी तैयारी के लिए वक्त दे रहा हूँ। आज 3 बजे तुम दोनों को 46वीं स्ट्रीट पर ड्रीमलैंड में पहुंचना है। वहां तफसीली बात होगी। रोजी ने वो क्लब देखा हुआ है। मेरे बोलने से पहले फोन बंद हो गया। अपनी बात पूरी करना और दूसरे की कुछ ना सुनना शायद ब्लैक डैड के आमराना मिजाज का एक हिस्सा था। कौन था? वीरा ने आंखें खोलते हुए कसलमंदाना लहजे में सवाल किया। चार्ली, उसने 3 बजे ड्रीमलैंड में बुलाया है।
वो विल्सन के बारे में भी जानना चाह रहा था। मैंने मुंह बनाकर उसे बताया। वीरा ने फौरन ही बिस्तर छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो खबर अखबारात में आ गई है। इस वक्त 11 बज चुके थे। होटल में बाकायदा नाश्ते का वक्त खत्म हो चुका था। मेरे मुंह हाथ धोने के बाद वीरा बाथरूम में गई तो मैंने रूम सर्विस वालों को कॉफी के साथ कुछ लवाजम का ऑर्डर दे दिया। वीरा अपने साथ अखबार भी ले गई थी। मैंने सिगरेट सुलगाकर आइजक बेल का नंबर मिला लिया। उसके दफ्तर में फोन मुसलसल बजता रहा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद सब फाइल गायब होने के बाद उसने अपने दफ्तर में हर एक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। मैंने नोटपैड पर लिखा हुआ डेविड स्टार्स का नंबर मिलाया तो वहां एक लड़की ने कॉल रिसीव की। मैंने जो ही उससे आइजक बेल के बारे में दरियाफ्त किया, CSD से बुजुर्ग की हल्की सी आवाज के साथ लाइन कट गई। शायद इस लड़की ने अपने बास के लिए आने वाली कॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और CSD हरकत में आ गई। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने दोबारा नंबर मिला तो वही आवाज सुनाई दी, कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगी तो मेरा फोन बंद हो जाएगा। मैंने लड़की को आगाह किया, शायद आइजक इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है, इसलिए तुम उसके लिए आने वाली कॉल रिकॉर्ड कर रही हो। यस सर, लड़की ने मशीनी लहजा में इकरार किया। वो जहां भी है उसे तलाश करके पैगाम दो कि मैं 12 बजे उसे फोन करूंगा। सर तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मरऊब लहजा में पूछा। पैगाम से वो खुद मेरा नाम समझ जाएगा। मैंने सर्द महरी से जवाब देकर फोन बंद कर दिया। वीरा अखबार की बेशतर खबरें सूंघ कर खासी देर बाद बाथरूम से बरामद हुई तो नाश्ता तैयार था। विल्सन के बारे में अखबारात में सिर्फ एक ही खबर आई है कि प्रिंसटन में अपने फ्राइज के अंजाम दही के बाद वो वापसी में कहीं लापता हो गया। उसे मेरे सामने कुर्सी संभालने के बाद अपने मुताले का निचोड़ पेश किया। इसमें कोई नई बात नहीं है। मालूम होता है कि तुम्हारे दिमाग से रात का खुमार अभी तक साफ नहीं हुआ। तुम बस। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। रात की बातें रात ही को अच्छी लगती हैं। इस वक्त इनको धुराकर तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि अपने लिए अलग कमरा ले लूं ताकि हम दोनों को अपना वक्त अपनी मर्जी से गुजारने की आज़ादी मिल सके। यहां तुम हर वक्त मेरे ऊपर मुसल्लत रहने की कोशिश करती हो। इतने सादालू बनने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हारी रजामंदी शामिल होती है वहां मुझे ढील देकर बाद में एहसान जताते हो। मर्जी ना हो तो मेरी एक नहीं चलने देते। वो लड़ने वाले अंदाज में बोली, ये ना समझना कि अलग कमरा लेकर तुम्हें मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा जीना 2 बार कर दूंगी। मैं खामोशी से सर झुकाकर नाश्ता करने में मसरूफ रहा। वीरा को सुलगाने और जरूरत से ज्यादा बेलगाम होने से रोकने के लिए कभी कभी ऐसी धमकियां नागुजीर हो जाती थी। तुमने अभी तक इरशाद नहीं फरमाया कि विल्सन के बारे में अखबार ने कौन सी अछूती बात पेश की है। मेरी तवील होती हुई खामोशी से उकताकर उसने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। खबर में फ्राइज की अंजाम दही के बाद वापसी में इसकी गुमशुदगी का जिक्र किया गया है। क्या इतनी सी बात भी तुम समझ नहीं सकती? जब वो प्रिंसटन में देखा गया था तो जाहिर है कि वापसी ही में गायब हुआ होगा। वीरा ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। या तो उसके साथ कोई वाकया पेश आया होता तो प्रिंसटन पहुंच नहीं सकता था। इसमें कौन सी खास बात है? रात को CIA की एक टीम वहां गई थी। मैंने वजाहत करनी चाहिए लेकिन उसने मेरी बात उड़ा दी। ये CIA का नहीं FBI का केस है। जरूरी नहीं कि तुम्हें आलम ख्वाब में मिलने वाली हर खबर हमेशा दुरुस्त साबित हो। भाड़ में जाओ। उसकी गैर जरूरी बहस और तमहीज से मैं झल्ला गया। इस वक्त तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं। तुम्हें कोई बात नहीं समझाई जा सकती। अच्छा अब मैं खामोश रहूंगी, वो खुशामदाना लहजम बोली, लेकिन तुम एक ही सांस में पूरी बात बताओ ताकि मुझे बोलने का मौका न मिल सके। CIA वालों के साथ बदरी भी वहां गया होगा। रात को इससे मेरी बात हुई थी। अगर खबर वही है जो तुमने बताई है तो प्रिंसटन के गोदाम के मुआयने के बाद इन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि विल्सन ने गायब होने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया था। हाँ, वो मुंह फाड़ कर बोली, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। इत्मीनान हो जाने के बाद अब वो पुर्जों के साथ दोबारा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस यही एक अच्छी बात है। अखबार में जो बात नहीं छपी वो ये है कि अब उन्हें सरगर्मी से मिस रुथ बेल की तलाश होगी, जिसने 6 हफ्तों का पेशगी किराया देकर बराबर वाली दुकान हासिल की थी और अब वो गायब हो गई है। CIA वाले बाल की खाल निकालने के आदी होते हैं। दोनों छतों के सुराग भी इनकी तवज्जो का मरकज जरूर बने होंगे। बना करें, मैंने तुम्हारा खड़ा किया हुआ रैक शिगाफ के नीचे से हटा दिया था। खाली कैन और डिब्बे भी वहां से उठाकर बाहर डस्टबिन में डाल दिए थे। इसने बेपरवाही से कहा। उसने अपना काम पूरी तनदही से किया था। मुझसे एक चूक हो गई थी। मैंने गोदाम की छत पर पड़ी हुई चादर के टूटे हुए टुकड़े कहीं ठिकाने लगाने के बजाय छत पर ही छोड़ दिए थे। इनको देखकर तफ्तीशी हुकाम शुबा कर सकते थे कि विल्सन की वापसी के बाद या इससे पहले किसी ने गोदाम में दाखिल होकर कोई कार्रवाई की थी। क्या बात है, तुम अचानक किसी गहरी सोच में डूब गए हो? वीरा ने खामोश पाकर मुझे टोका। मैंने उसे अपनी फिक्रमंदी के नए सबब से आगाह किया। मैं इसीलिए तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे बिगाड़े हुए काम संभाल सकूं। उसने फखर से कहा। छत पर वो ढेर देखते ही मुझे तुम्हारी हमाकत का अंदाजा हो गया था। मैंने वो सारे टुकड़े समेट कर नाले में डाल दिए थे।
वहां मुझे कोई नाला नजर नहीं आया। जब तुमने डिब्बे वगैरह डस्टबिन में डाले थे तो चादर के टुकड़ों के लिए नाले की क्या जरूरत पेश आ गई थी? चादर के टुकड़े ज्यादा अहम थे और फिर नाला भी करीब था। प्रिंसटन के इस इलाके में तुम कुछ वक्त गुजारते तो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाती। वहां गंदगी से लेकर काम चोरी तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में होता है। तुम पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें मालूम है कि मैं इस मामले में थोड़ा सा जज्बाती हूँ। ऐसी बातें मेरे लिए तकलीफ से साबित होती हैं। मजाक नहीं उड़ा रही, हकीकत बता रही हूँ। तुम्हारे ज्यादातर हम वतन अमेरिका के बड़े बड़े शहर, इमारतें और तफरीही मराकज देखते हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अपने मुल्क लौटते हैं तो वह हर वक्त अमेरिका ही के गुण गाते रहते हैं, जैसे पूरा अमेरिका मैनहट्टन जैसा हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि बाज दूर उफ्तादा इलाकों में मायार इतना बुलंद नहीं है। इसकी वो बात सुनकर मुझे प्रिंसटन के मजाफात के वो भेड़िए याद आ गए जो विल्सन के खून की बू पर अपनी सरसब्ज कमीनगाहों से निकल आए थे। शायद भेड़ियों की मर्दम आज़ादी के खौफ से ही इस इलाके की आबादी कुएं को खैरबाद कहकर किसी और समत मुंतकिल हो गई थी। अमेरिका और दूसरे मुल्कों में मशीनी ज़राअत का रवाज पा जाने के बावजूद जरी मजदूरों की जरूरत यकसर ख़त्म नहीं हुई थी और यह ज़रूरतें शायद खाना बदोश किस्म के बोरिया नशी मजदूर ही पूरी करते थे। विल्सन के बारे में छपने वाली खबर पर वीरा के साथ तबादला ख्याल इस लिहाज से मुफीद साबित हुआ था कि वहां की पूरी सूरत हाल मेरे जहन में ताज़ा हो गई थी। तफ्तीशी अफसरों ने प्रिंसटन में कुछ किया था, उसके बारे में सही रिपोर्ट रात को बदरी ही से मिल सकती थी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर पूछा। 3 बजे ड्रीमलैंड जाने तक मैं बिल्कुल फारिग हूँ, वीरा ने बेपरवाही से कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसने हमें दिन दहाड़े वहां क्यों बुलाया है। शायद वो भूल चुका है कि तुम रात की शहजादी हो, वरना कल रात ही को मुलाकात हो जाती। दिन को इन तफरीगाहों में उल्लू बोलते हैं और वहां फटकार बरसती रहती है। रोशनी जलने के बाद वहां की जिंदगी जोबन पर आती है और रात भर हंगामे जारी रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। ऐसे ठिकानों पर रात के अंधेरों में कारोबार होता है, दिन की रोशनी में बदमाशों का लेन देन और जमघट होता है। उसे हमें प्रोग्राम दिखाने के लिए नहीं, ज़रूरी गुफ्तगू के लिए बुलाया है। इसके लिए दिन का वो वक्त मौजू है। मेरा इन मुज़ाकरात से अलग रहना ही बेहतर होगा। वो बुड़बुड़ाई। उसने कोई ऊंधी सीधी बात की तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी सारी अफहम तफहीम धरी की धरी रह जाएगी। मजबूरी है, उसने हम दोनों को बुलाया है। तुम्हें जाना पड़ेगा, मैंने संजीदगी से कहा। तुम इससे अपने बाप के ज़माने में डील करती रही हो। वो मरातब का ख्याल रखने वाला पुरानी सोच का आदमी है। जिमी लॉयड की वजह से तुम्हारी हर जाओ बेजा बात पर सर झुका देता होगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब जिमी लॉयड जिंदा नहीं है। यही गनीमत है कि हमारे साथ खैर सगाली का मुजाहरा कर रहा है। अपने चलवे चाटने वालों की खुशनुदी का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं अपनी से पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से वहां कोई बदमज़गी पैदा ना हो। बस याद रखना कि 3 बजे की ये मुलाकात खतरनाक भी हो सकती है। तुमने अपनी जुबान और सोच पर काबू रखा तो वहां कोई खतरा पेश नहीं आ सकता। खतरा मेरी तरफ से नहीं, इस आग घंटी और रिंग्स वालों की तरफ से है। इन्हें ड्रीमलैंड में हम तीनों के इज्तिमा की भनक भी मिल गई तो वो पूरे इलाके को घेर कर खंडर कर देंगे। ये तुम्हारी मनफी सोच है। सब सफाई के चक्कर में इसाक घंटी ऐसी शदीद टूट फूट का शिकार हुआ है कि इस वक्त उसे कुछ और सूझ नहीं रहा होगा। और फिर चार्ली भी बहुत हयार आदमी है। मुकम्मल राजदारी और हिफाजती इंतजामात की तरफ से मुतमईन हुए बगैर उसने ये प्रोग्राम तय नहीं किया होगा। चार्ली की होशियारी और इसाक घंटी की परेशानियां अपनी जगह, लेकिन रिंग्स के दरिंदे अपने सरबराह की अंदरूनी हालत से बेखबर होकर अपने हरीफ की तलाश में सरगर्दा हैं। 12 बज चुके हैं। मैंने इसाक घंटी को फ़ोन का वक्त दिया हुआ है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी सामने आ जाएगी। ओह, तुमने ये बात मुझसे पोशीदा रखी हुई थी, उसने शिकवा किया। तुम अपने दारुल मुताला में अखबार बीनी में मसरूफ थी, तुम्हें कैसे आगाह करता? वीरा को जवाब देकर मैंने डेविड स्टार्स का नंबर मिला तो वहाँ उसी लड़की ने फ़ोन उठाया जिससे 2 मरतबा मेरी बात हो चुकी थी। आइजक बेल का नाम सुनते ही वो मेरी आवाज़ पहचान गई। उसने बताया कि मेरा पैगाम उसे पहुंचा दिया गया था। वो अपने दफ्तर में मेरी कॉल का मुंतज़िर था। क्रेडल दबाकर मैंने रिंग्स के दफ्तर में आइजक बेल का नंबर मिलाया तो उसकी आवाज़ से तकान और पुज मुर्दगी मुतरशे थी। तुमने क्या फैसला किया है? मेरी आवाज़ सुनते ही उसने पुरउम्मीद लहजा में सवाल किया। मैंने जो कहा था वो कर दिखाया है। सब्ज़ फाइल की पूरी तहरीर पढ़ ली गई है, मैंने सर्द लहजे में कहा। वीरा ने मेरे शाने पर झुककर आइजक बेल की आवाज़ सुनने की इस तरह की कोशिश शुरू कर दी। वो मेरे ऊपर चढ़ती चली आ रही थी। मैंने सिरक कर उसके लिए गुंजाइश पैदा की और उसने बेड साइड टेबल पर टिक कर कान रिसीवर से लगा दिया। नहीं, तुम झूठे हो। दूसरी तरफ आइजक बेल मेरा दावा सुनकर बरस पड़ा था। तुम अपनी इन मकारियों से मेरे एतमाद को मुतजलजल नहीं कर सकते। फिर इस बात से इनकार कर दो कि इस मुआहदे के नाम का मुखफ़फ़ गैप है। मेरे इन अल्फाज पर आइजक बेल यकीनन सदमे से दो चार हुआ था। चंद सानियों बाद उसकी भराई हुई आवाज़ उभरी।
तुम्हें कहीं से फाइल के नाम की सुनगुन मिल गई होगी। मेरे लिए भी नाकाबिल यकीन बात है, इस दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले 4 अफराद के सिवा सिर्फ सदर को इसका राज मालूम है, वरना पूरे अमेरिका में कोई इस तहरीर को नहीं पढ़ सकता। हरामजादी हेलन ने मुझे डबो दिया और मैंने इसे पागल करके अपने पैरों पर खुद कलहाड़ी मार ली। मैं मानता हूं कि इस फाइल का नाम गैप है। अब खुदा के लिए वो मुझे लौटा दो। बोलो तुम इसके एवज क्या चाहते हो। मेरी जुबान से मुआहदे का नाम सुनकर भी उसका घमंड बाकी था। सब्ज फाइल की राजदारी के बारे में इसकी खुशफहमियों को पाच करने के लिए मैंने अगला वार कर दिया। फाइल में जो कुछ लिखा हुआ है उससे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इस वक्त CIA का सरबराह सब्ज फाइल की बेहतरीन कीमत अदा कर सकता है। C-130 वाले मामले के गद्दार को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सिर्फ ये फाइल उसकी राह की रुकावट बनी हुई है। गैप एक फाइल का नहीं, तुम्हारी मादर पिदर आजादियों के परवाने का नाम है। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं डिकोड की हुई पूरी तहरीर तुम्हें फैक्स कर सकता हूं। मुझे यकीन आ गया, तुम सच बोल रहे हो। गहरी गहरी सांसों में आइजक बेल की थकी हुई शिकस्त खोरदा आवाज उभरी। तुमने फाइल पढ़ ली है तो अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मेरे लिए किस कदर अहम है। इसे खोकर मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। सदर मेरी हमायत से हाथ उठा लेगा। यानी तुम मेरे भाई हो, मैं कमीना और खुद गर्ज इंसान हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मेरे ऊपर सिर्फ एक एहसान कर दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे मुल्क को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। फरते अंदों से उसकी आवाज बुरी तरह रुंध गई थी। आइजक बेल की हालत का तस्वुर करके मैं अंदर से लर्ज उठा। मैं उसके चीथड़े उड़ाकर भी उसे ऐसी जिल्लत और रुसवाई से दोचार नहीं कर सकता था जिसमें वो जिंदा सलामत रहकर मुब्तला हो गया था। इसका गरूर और तकब्बुर आसमान पर उछाले हुए थूक की तरह उसके मुंह पर आ पड़ा था। तुम 4 बजे तक इंतजार करो, मैं किसी भी वक्त दोबारा बात करूंगा। मैंने सर्द और बेरहमाना लहजा में कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुमसे बात किए बगैर यहां से नहीं हिलूंगा। बस फाइल मुझे लौटा दो। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसकी सारी अनानियत और खुद पसंदी निस्तो नाबूद हो चुकी थी। मैंने फोन बंद कर दिया। वीरा वालियाना अंदाज में उछल कर मुझसे लिपट गई और अपने सुलगते हुए होंठ मेरी पेशानी पर रखती है। हालात के इस काया पलट पर बेख्तियार मेरी आंखों के गोशे नम होने लगे। आइजक बेल ने अपने पेशरू रास अलमेडा की मौत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली खुफिया सहोनी रेशा दवारियों की सरबराही नहायत तस्को एहतिशाम के साथ संभाली थी। उसके उठान से यूं महसूस होता था जैसे अमेरिका की सरजमीन से उठने वाली इस होलनाक आंधी पर मैं स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर भी काबू न पा सकूंगा। दूसरों के बरक्स वो नहायत अय्यारी के साथ मंसूबे बनाने और गैर मुतवक्का तौर पर वार करने में माहिर था। उसने होशमंदी से काम लेते हुए कभी भी अपनी लगाई हुई आग में कूदने की गलती नहीं की थी। पाकिस्तान से हजारों मील दूर रहकर अपने मोहरों की डोरियां हिलाता और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता रहता था। बद्रीनाथ के इमाम पर कराची से न्यूयॉर्क की रवानगी का मंसूबा बनाते हुए मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि हम अमेरिका पहुंचकर सिहोनी दहशत गर्दों के मफादात को गहरी ज़िक पहुंचा सकेंगे, मगर ये इम्कान बहुत मोहूम नजर आता था कि इस तवील सफर के नतीजे में आइजक बेल के फितने का खात्मा हो जाएगा। हमारे न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हालात ने बहुत तेजी के साथ पलटा खाया था कि हम अपने इस हरीफ के मुकाबले में मुदाफत की बजाय यकायक पेश कदमी की पोजीशन में आ गए थे। इस वक्त तक जो कुछ होता रहा वो अपने नताइज के एतबार से हमारे या पाकिस्तान के मफादात के लिए बहुत ज्यादा अहम नहीं था। हार्लम की खून रेजी और उसके नतीजे में रिंग्स की बदनामी न्यूयॉर्क के मकामी मसाइल थे जिनसे हमें कोई फैज़ नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इन वाक़यात की कोख से यकायक 2 ऐसे नाकाबिले फरामोश किरदार उभरे जिन्होंने पांसा पलट दिया। पहली हेलन राय थी जिसके दिलेराना रवैये ने रिंग्स के मुलाजमीन की सफ़ों में इस्तराब और दहशत की लहर दौड़ा दी। वो बेचारी अपनी इस बेबाकी की सज़ा दीवानगी की सूरत में भुगत रही थी। उसकी हमवार की हुई फिजा आज मेरे काम आ रही थी और आइजक बेल के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए पूरी राजदारी के साथ सब्ज फाइल हमारे हवाले थी। सब्ज फाइल में लगे हुए व्हाइट हाउस के 5 औराक पर मुश्तमिल गैप नामी खुफिया मुआहदे का भेद खुल जाने के बाद आइजक बेल के सारे ख्वाब खाक में मिलते नजर आ रहे थे। कमोबेश लामहदूद इख्तियारात की इस सरकारी दस्तावेज के घमंड में उसने सिर्फ अपने हरीफों को ही पामाल नहीं किया था बल्कि अमेरिका के कुछ बारसूख और ताकतवर हल्कों को भी अपना दुश्मन बना लिया था। इन लोगों को भनक भी मिल जाती कि इनके इख्तियारात को ललकारने वाला सब्ज फाइल से महरूम हो चुका है तो वो भी भूखे उकाबों की तरह आइजक बेल पर टूट पड़ते और C-130 वाले मामले में अमेरिका के वकार और मफादात के खिलाफ फैसला थोपने के जुर्म में इसे कैफरे किरदार को पहुंचा देते। अपने दुश्मनों को किसी हकीर चूंटी की तरह मसल देने का दावा करने वाला आइजक बेल यक बयक ही हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसकी शहरत पर उंगली रखती थी। CIA वाले इसे जेर दाम लाने के लिए मौका की घात में थे और इनकी सफ़ों में बद्रीनाथ हमारा मुखबर बना बैठा था।
तीसरी तरफ ब्लैक डैड के जहन में भी इसके खिलाफ लावा पकना शुरू हो गया था। वक्त के इस इनकलाब ने आइजक बेल का अंजाम बड़ी हद तक वाज़ेह कर दिया था। कोई मुआविज़ा रूनमा ना होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे मुकम्मल बर्बादी से नहीं बचा सकती थी। फैसला सिर्फ ये होना था कि हांके में आए हुए इस बड़े शिकार को इसका कौन सा दुश्मन मार गिराएगा। वीरा को सबसे फाइल डिकोड होने की मुझसे ज्यादा खुशी थी। आइजक बेल की मुकम्मल बेबसी और आइजी पर अपने जज्बाती उबाल के वालियाना इजहार से गुजरते ही उसे अव्वल खान याद आ गया और वो चौंक कर बोली, 12 बज चुके हैं, 3 बजे चार्ली से मिलने ड्रीम लैंड जाना है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, तुम अव्वल खान से कब बात करोगे? इस वक्त वो ज़हनी अजाब से गुजर रहा होगा। खुद ही अहम कामों में ताखीर के असबाब पैदा करती हो और फिर खुद याद दहानी कराने लगती हो। मैंने उसके शाने पर हाथ मार कर कहा, इन बातों से मेरा मूड तबाह हो जाता है। मेरी ताखीर का क्या सबब पैदा कर डाला? वो हैरत से दीदे फाड़ कर बोली, आइजक बेल की लाचारी पर तुमने किसी नौ उम्र लड़की की तरह उछल कूद शुरू ना की होती तो मैं अब तक किसी पब्लिक बूथ से कराची बात कर रहा होता। मैंने तीखे लहजे में कहा।